हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बीकॉम सेम 5 से ऑडिटिंग का यूनिट नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, स्टेप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ये वाला टॉपिक समझने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक और बात बता दूं मैं आपको कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज पूरे YouTube पे ऐसा कंटेंट कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं करता, जिससे जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग, स्टेप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लानिंग। तो देखो, ऑडिट प्लानिंग यानी क्या होता है? तो बेसिकली ऑडिट प्लानिंग ना एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक डिटेल स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अच्छा, आप सबको पता ही है ऑडिट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी हम लोग ऑडिट करते हैं तो वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए, उसको ही हम लोग ऑडिट प्लानिंग कहते हैं। और ऑडिट प्लानिंग ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज एन एसेंशियल प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द ऑडिट दैट हेल्प्स द ऑडिटर टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। मतलब ऑडिट प्लानिंग में हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं व्हाट इज टू बी डन, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एंड हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन, किस तरह से करेंगे जो ऑडिट है उसको और कब करेंगे, ठीक है? व्हेन इट इज टू बी डन, ठीक है? तो ऑडिट प्लानिंग का आप लोग इतना मीनिंग लिख सकते हो, खाली इतना लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि ऑडिट प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम लोग एक डिटेल स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ऑडिट करते हैं एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। बोलो, क्लियर हो गया? बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट आगे बात करें तो अकॉर्डिंग टू एसए 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड बाय आईसीएआई। देखो, आईसीएआई ने इश्यू किया था कि जो ऑडिटर है ना उसको हमेशा ऑडिट को प्लान करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब वो ढंग से अगर प्लानिंग के साथ कोई भी चीज का ऑडिट करेगा तो वो ऑडिट बहुत अच्छे से होगा, सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। और अगर मान लो हमने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया है तो हम लोग हर एक तरह की ऑडिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग ऑडिट को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है की एस्पेक्ट्स ऑफ द मीनिंग। हमने जो मीनिंग देखा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जिसमें सबसे पहला दिया है कि जो ऑडिट प्लानिंग है ना वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके बेसिस पे हम लोग हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। देन बात करें तो यहाँ पे हम लोग ना एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग ऑडिट को परफॉर्म करते हैं एंड डिटेल ऑडिट प्रोग्राम और एक प्रॉपर डिटेल ऑडिट प्रोग्राम को बनाया जाता है। और इसकी मदद से हमारा जो ऑडिट रिस्क है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, मतलब कम से कम रिस्क हो जाता है और हम लोग हमारे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सारे रिसोर्स को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस एंड डायनामिक। अब आपको पता ही है प्लानिंग जो होता है ना वो कंटिन्यूअस है, मतलब कि जब तक बिजनेस में ऑडिट होता रहेगा तब तक हम लोग ऑडिट प्लानिंग करते रहेंगे। और डायनामिक मतलब होता है बदलते रहना। तो ये जो ऑडिट है या प्लानिंग कहो वो कंटिन्यूअस या डायनामिक होता है एंड इट बिगिंस बिफोर द ऑडिट एंड कंटिन्यूअस अंटिल द कंप्लीशन। और ये जो प्लानिंग है ना वो ऑडिट शुरू होने से पहले शुरू हो जाता है पूरा प्लान, ठीक है? और वो तब तक चलता है जब तक ऑडिट फिनिश नहीं हो जाता। क्लियर? एंड दस ऑडिट प्लानिंग इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी बट अ फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल ऑडिटिंग। तो ऑडिट प्लानिंग जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है कि दिखाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे ऑडिट को सक्सेसफुल बनाने का फाउंडेशन माना जाता है। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये हमने मीनिंग फिनिश किया। अब हम लोग देखते हैं इसके स्टेप्स। तो देखो, आज के इस वीडियो में ना हम लोग स्टेप्स देखेंगे, सिग्निफिकेंस यानी उसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो आप लोग एग्जाम के अंदर क्या करना, इसके जो हेड पॉइंट्स है ना वो अच्छे से याद करके जाना, जिसके बेसिस पे आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। और इसके अंदर जो भी लिखना है ना वो मैं सारा समझा देता हूं, आप लोग ढंग से सुन लेना, तो अपने ओन वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हो, बट हेड पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल 8 स्टेप्स बताए हैं। अब यहाँ पे मैंने जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया ना वो खुद का कंटेंट प्रोवाइड किया, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप एग्जाम में ये लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहला क्या दिया है, ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, देन है डिफाइनिंग द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, असेसिंग ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी, देन है डेवलपिंग द ओवरऑल audit strategy, then preparing audit program, allocation of audit work and staff planning, then coordination and communication, review and modification of ऑडिट प्लान। ठीक है, चलो अब एक एक करके मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। अब देखो, जो क्लाइंट का बिजनेस है ना उसको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ऑडिट करते हो कोई भी
क्लाइंट का यानी कोई बिजनेस का, तो उससे पहले पता तो होनी चाहिए कि वो बिजनेस कैसा है, उस बिजनेस में क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका मार्केट कैसा है, ठीक है, प्लस उसका बिजनेस लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, किस तरह का बिजनेस है, वो हम लोग पहले स्टडी करते हैं। देन हम लोग एनालाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कि उस बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, किस तरह से है, साथ साथ में हम लोग देखते हैं उसमें ओनरशिप कैसी है, मैनेजमेंट पॉलिसीज कैसी है, ये सारी चीजों को देखा जाता है। देन बात करें हम लोग ना उसके लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी देखते हैं कि उसको कंपनीज एक्ट लगता है, टैक्स लॉज से भी रेगुलेशन सारे चेक करते हैं कि वो किसके अंडर आता है, कंपनीज एक्ट के अंदर आता है या टैक्स लॉ, जो भी है हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। देन अंडरस्टैंड इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम लोग देखते हैं कि वो जिस भी इंडस्ट्री में है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में है या मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी इंडस्ट्री में है, तो उसके कंपटीटर्स कौन से है, कंपटीशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप कोई कंपनी का ऑडिट शुरू करो उससे पहले। देन बात करें मेथड टू गेन नॉलेज। अब देखो आप ये सारी चीज कहां से कैसे पता लगा सकते हो, तो सबसे पहला आप ना आपके प्रीवियस ईयर का जो ऑडिट फाइल्स है ना उसमें से पता लगा सकते हो, क्योंकि पहले भी तो कोई ना कोई ऑडिटर ने पूरा ऑडिट किया होगा, उसमें सारी डिटेल्स देके रखी हो सकती है। देन एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, जितना भी है, वो सारे स्टेटमेंट को एनालिसिस करके भी आप पता लगा सकते हो। देन डिस्कस विथ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस करके या तो फिर एक प्लांट विजिट करके, जहां पे भी वो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे आप विजिट करके। देन स्टडी इंटरनल रिपोर्ट एंड मैन्युअल्स, जो भी इंटरनल रिपोर्ट्स और मैन्युअल्स है उसको भी स्टडी करके भी आप ये सारी चीजें पता लगा सकते हो। तो ये था अपना पहला स्टेप, ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। था ना इजी बहुत ज्यादा, अभी आप अपने ओन वर्ड्स में एग्जाम में खुद बना के भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमेस्टर 5 की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड 1 और इंडियन इकोनॉमी 1। तो इस तरह से टोटल 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, और इसके अलावा का जो इंग्लिश बचा उसका भी आईएमपी दे देंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो, ठीक है। और ये पूरे कोर्स की प्राइस ना 2499 है। सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं। वीक में 3 डेज लाइव लेक्चर होते हैं, जहां पे आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को ना टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी 1, और यहाँ पे कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सच बता रहा हूं, एक बार आप ज्वाइन होके देखो। देखो लास्ट में अभी आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, सेम 5, 6, 7 और 8। अगर आप 4 साल तक बीकॉम को परस्यू करते हो तो, और लास्ट जो ईयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज उस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है ना वो बनती है। सच बता रहा हूं, आपके जो भी अभी आ रहे हैं परसेंट, उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, डिफाइनिंग द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। देखो पहले तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो क्लाइंट है उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमने ले ली। अब हम लोग ना ऑब्जेक्टिव और स्कोप को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हमारा ऑडिट कैसा होगा, क्या हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट या स्पेशल ऑडिट करेंगे। पहले हम लोग ये डिटरमाइन कर लेंगे कि किस टाइप का हम लोग ऑडिट करने वाले हैं। देन हम लोग एरिया ऑफ कवरेज देखेंगे, यानी कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, सब्सिडरी रिकॉर्ड देखेंगे, कंप्लायंसेस, बैंक के साथ सारे रिकॉर्ड को मैच करना है, किस एरिया को कवर करना है ऑडिट के अंदर। फिर हम लोग देखेंगे डिसाइड लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस है, मतलब कि रिलायंस ऑन अदर ऑडिटर्स और एक्सपर्ट्स, की हमको कोई और ऑडिटर या जो एक्सपर्ट्स है उनके ऊपर भरोसा करके उनके जो भी डेटा है उसको चेक करना है, किस तरह से करना है। और लास्ट है एंश्योर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड लीगल प्रोविजंस, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड्स है ऑडिटिंग के, क्या उसको देख के चलना है कि जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड है उसी तरह से ऑडिटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये था स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना। तीसरा है असेसिंग ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी।
अब देखो ऑडिट में भी काफी सारे रिस्क होते हैं, तो हम लोग रिस्क को इवेल्युएट करेंगे कि जैसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना, कि हमको जो भी मटेरियल मिला है वही गड़बड़ है, वही गलत है, या उसकी वजह से फ्रॉड और एरर भी हो सकता है। सेट मटेरियलिटी लेवल्स टू डिसाइड विच एरर्स ओमिशंस आर सिग्निफिकेंट इनफ टू अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब हम लोग सारे मटेरियलिटी लेवल्स को चेक करेंगे कि हमको जो मटेरियल दिया जा रहा है ऑडिट करने के लिए वो सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे काफी सारे इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, स्पेशली मटेरियलिटी की बात करें तो। क्लियर। देन है नंबर 4, डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। हम लोग अब ना एक ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि किस एरिया में स्पेशल अटेंशन देना है। जैसे मान लो मैं कोई हमारे क्लाइंट के बिजनेस का ऑडिट लेके बैठा हूं, तो उनको क्या लगता है कि कौन से एरिया में फ्रॉड हो सकता है, कौन से एरिया में एरर और ओमिशंस हो सकते हैं, तो उस एरिया में हमको थोड़ा ज्यादा स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। और जो ऑडिट होता है ना, उसके दो तरह के अप्रोच होते हैं, ठीक है। दो तरह के अप्रोच को डिसाइड किया जाता है। नंबर 1 है सब्सटेंटिव अप्रोच और नंबर 2 है रिलायंस अप्रोच, ठीक है। सब्सटेंटिव अप्रोच मतलब क्या होता है, तो ये ज्यादातर टेस्ट करता है ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस को, और रिलायंस अप्रोच जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करता है, अगर इफ रिलायबल, अगर सही है तो, ठीक है। तो दो तरह की अप्रोच डिसाइड करनी पड़ती है कि हम किस अप्रोच पे काम करेंगे। एंड प्लान यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक, मतलब आपको पता है ये CAAT अगर अप्लीकेबल हो तो हम लोग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं। एंड देन है कंसीडर नीड फॉर स्पेशलिस्ट, वैल्यूअर्स, एक्चुअरीज, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, इन सबकी स्पेशलिस्ट की नीड को भी हमको ध्यान में रख करके ऑडिट करना पड़ता है। तो हम लोग एक ऑडिट स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करेंगे। अब ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर ले, उसके बाद प्रिपेयर होता है ऑडिट प्रोग्राम। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो एक डिटेल रिटर्न प्लान जो स्पेसिफाई करता है हमारे ऑडिट का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट पूरे प्रोसीजर की, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। क्लियर हुआ। मतलब यहाँ पे हर एक चीज डिसाइड हम लोग कर लेते हैं कि कितने टाइम में होगा, क्या होगा, हर एक चीज, उसको ऑडिट प्रोग्राम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दे तो वाउचिंग प्रोसीजर हो गया, चेकिंग इनवॉइसेस एंड रिसिप्ट, जो भी इनवॉइस है, रिसिप्ट है, उसको चेक करना। वेरिफिकेशन प्रोसीजर हो गया, जहां पे एसेट्स और फिजिकल वेरिफिकेशन करना। एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गया, जिसमें रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस आ गया, ठीक है। फिर ऑडिट प्रोग्राम एक्ट एज, क्या कैसे एक्ट करता है ये, तो पहला ये गाइड है फॉर असिस्टेंट्स ड्यूरिंग ऑडिट, मतलब जैसे मान लो मैं ऑडिटर हूं तो मेरे असिस्टेंट जितने भी है उन लोग के लिए काफी अच्छा गाइड माना जाता है, क्योंकि मैंने ना ऑडिट प्रोग्राम बना दिया है, पहले से डिसाइड कर दिया है कि मेरे को किस किस तरह से कितने टाइम में ऑडिट कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड ऑफ वर्क फॉर रिव्यू बाय सीनियर्स, मतलब ऑडिट प्रोग्राम ढंग से मेंटेन होगा तो हर एक तरह के वर्क का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, जिससे चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं सीनियर्स। और लास्ट है एविडेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, मतलब हम लोग जब भी ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है तो हमारे पास एक प्रोसीजर का एविडेंस रहता है कि हमने शुरुआत कहां से की थी ऑडिट की, कहां खत्म हो रहा है, क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, ठीक है। तो ये था पॉइंट प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम। अच्छा, ये सारे हेड पॉइंट्स तो याद रखने, अंदर का आप खुद बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। देन नंबर 6 है अलोकेशन ऑफ ऑडिट वर्क एंड स्टाफ प्लानिंग, यानी कि यहां पे हम लोग जो भी एक्सपर्ट स्टाफ है, ठीक है, उनके हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना स्टाफ को, वो असाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि बहुत, अब पता आपको एक कंपनी होती है, उसमें बहुत बड़ा एरिया होता है जो हमको ऑडिट करना होता है, एक बंदा तो पहुंच ही नहीं सकता, इसके लिए आपको प्रॉपर स्टाफ चाहिए, काफी सारे लोग होते हैं जो ऑडिट करते हैं। तो हर एक पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, और एक दिन में, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक दिन में नहीं, 15-15, 10-10, 15-15 दिन ऑडिट चलता है, चेक होता है, शायद इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना ये स्टेप में। फिर डिसाइड सुपरविजन एंड रिव्यू मैकेनिज्म, अब ये भी देखना कि जो लोग ने एक बार ऑडिट कर दिया, क्या उन्होंने ढंग से किया है, उसमें तो कोई गलती नहीं की है ना, तो रिव्यू मैकेनिज्म सेटअप करना। देन एंश्योर टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीटिंग टास्क, हर एक टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम में फिनिश हो जाना है, वो भी यहाँ पे डिसाइड करना। देन लार्ज ऑडिट में रिक्वायर्ड टाइम बजट टू कंट्रोल कॉस्ट, यस, जो बड़े बड़े ऑडिट्स होते हैं ना उसमें एक टाइम बजट करके भी ये लोग ऐड कर देते हैं, जिससे कॉस्ट जो है ना वो बचती है, कितने टाइम में आपको फिनिश करना है। तो ये सब पॉसिबल तब हो पाएगा जब हम लोग ऑडिट वर्क का ढंग से एलोकेशन करेंगे और प्रॉपर स्टाफ का प्लानिंग किया जाएगा। क्लियर।
चलो नेक्स्ट है नंबर 7, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखो हम लोग ना जो भी ऑडिट करने वाले उसको कम्युनिकेट करते हैं हमारा जो क्लाइंट है उसके मैनेजमेंट के साथ, जिससे आगे चल के कोई भी तरह का डिसरप्शंस ना हो, कोई भी तरह की दिक्कतें क्रिएट ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, स्टाफ एंड फैसिलिटीज। अब हम लोग ये एंश्योर करते हैं कि हमारे पास हर एक तरह के रिकॉर्ड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, हर एक तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके ऑडिट कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है। डिस्कस टेंटेटिव ऑडिट प्लान विद क्लाइंट टू रिजॉल्व क्वेरीज। यस, बहुत सी बार क्या होता है, टेंटेटिव ऑडिट प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखो हम लोग ऐसे ऐसे करने वाले हैं, अभी के हिसाब से आगे चल के कोई भी चेंजेस हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको भी समझ में आए कि ये लोग इतने टाइम में इतनी चीज को कंप्लीट करेंगे, इतने अकाउंट्स को फिनिश करेंगे, इतने टाइम में ये अकाउंट्स को फिनिश करेंगे, तो वो हमको हेल्प कर सकते हैं। हमारा जो भी क्लाइंट है वो हमको हेल्प कर सकता है हर एक तरीके से। और हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बाकी ऑडिटर्स के साथ या बाकी ब्रांच जो होते हैं ऑडिटर्स के, उनके साथ जरूरत पड़ी तो बट इन शॉर्ट यहाँ पे मैं ऐसा कहूंगा कि कंट्रोल और कम्युनिकेशन होना, या तो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके हम लोग ऑडिट को फिनिश कर पाएंगे। और लास्ट है रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट प्लान। अब यहाँ पे हमने जितना भी पूरा ऑडिट प्लान बनाया है वो हम लोग रिव्यू और मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो वो कर सकते हैं। और ऑडिट प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होता है और होना भी चाहिए, और एडेप्टेबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक है, एडेप्टेबल यानी कि कभी भी एडॉप्ट कर सकते हैं। एंड इफ न्यू इशू अराइज, और अगर मान लो कोई नया इशू अराइज हुआ जैसे फ्रॉड का, या तो लॉ चेंज हो गया, या तो कोई एरर डिटेक्ट हुआ, या प्लान में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंश्योर्स ऑडिट रिमेन रिवेलेंट एंड एफिशिएंट। और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की वजह से जो ऑडिट है वो इफेक्टिव और रिवेलेंट रहता है। तो ये थे टोटल 8 स्टेप्स जो कि हमारे ऑडिट प्लानिंग के थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ इंपॉर्टेंस जो कि ऑडिट प्लानिंग के है। और यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, ऑडिट प्लानिंग इज नॉट ऑप्शनल, इट हैज एन इमेंस सिग्निफिकेंस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, बल्कि इसका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस को हम लोग इंपॉर्टेंस ही कहते हैं, इंपॉर्टेंस कहो या सिग्निफिकेंस कहो एक ही बात है। ठीक है, तो इसके 7 पॉइंट्स है, 7 हेड पॉइंट्स आप लोग बहुत अच्छे से करके जाना, जिससे आप पूरा आंसर अच्छे से बना के लिख सको। तो पहला पॉइंट क्या है, इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देन है रिड्यूस ऑडिट रिस्क। फिर है एंश्योर्स प्रॉपर स्टाफ यूटिलाइजेशन, एनहांस क्वालिटी ऑफ ऑडिट, फैसिलिटीज कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्ड्स प्रोफेशनल रेप्यूटेशन। तो इस तरह से टोटल 7 स्टेप्स है, 7 इंपॉर्टेंस है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अच्छा, ऑडिट प्लानिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी हम लोग ऑडिटिंग करते हैं ना, तो प्रॉपर हर इंपॉर्टेंट एरिया को कवर करना जरूरी होता है। और ऑडिट प्लानिंग के थ्रू हम लोग हर एरिया को आसानी से कवर कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है, रिसोर्सेज भी बचते हैं, और अननेसेसरी वर्क को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। किसका यूज करके, ऑडिट प्लानिंग का यूज करके। देन बात करें रिड्यूसेस ऑडिट रिस्क, मतलब कि हम लोग यहाँ पे ना अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब पहले से ही पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि देखो जब भी हम लोग ऑडिट करते हैं ना, तो इसमें काफी सारे अलग अलग तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो रिस्क को कम करने के लिए हम लोग पहले से ही प्लान बना लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ का दिक्कत आने वाली है। ठीक है, एंड फोकस इज ऑडिट एफर्ट्स वेयर रिस्क इज मिस स्टेटमेंट इज हाई। और हम लोग उस एरिया में ज्यादा फोकस करते हैं जहां पे मिस स्टेटमेंट होगा, जहां एरर हो सकता है, जहां ओमिशंस हो सकता है, जहां फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑडिट रिस्क कम हो जाता है ऑडिट प्लानिंग से। देन नंबर 3 है, अगर हम लोग ढंग से ऑडिट प्लानिंग करते हैं तो हम लोग हमारे स्टाफ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि जो ऑडिट वर्क है वो स्टाफ की कैपेबिलिटीज में डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब एक बंदा सब कुछ नहीं करता, बहुत सारे लोग मिल करके अलग अलग एरियाज को कवर करते हैं और ऑडिट करते हैं, जिससे जो ऑडिट का ओवरबर्डन है वो कम होता है और हमारी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा मजबूत होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, क्योंकि हम लोग जब भी ऑडिट करते हैं ना, तो ऑडिट खत्म होने के बाद हमारे क्लाइंट को हमको आंसर देना पड़ता है कि तुमने ऑडिट में क्या किया, क्या कुछ पता लगाया, कुछ फ्रॉड पता लगा, जो भी है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्लियर। नंबर 4 है एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ ऑडिट। क्वालिटी ऑफ ऑडिट मतलब, तो हम लोग यहाँ पे ना
कंप्लायंस देखते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ। कंप्लायंस का मतलब होता है कि हमने जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ पे जो भी प्रॉपर प्लान बनाया क्या उस हिसाब से सारी चीजें चल रही है। रिजल्ट्स इन रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस, मतलब कि हमने जो ऑडिट किया उसके प्रॉपर एविडेंस मेंटेन हो रहे हैं, बेटर रिपोर्टिंग हो पा रही है कि नहीं, तो क्वालिटी जो है वो बढ़ती है ऑडिट प्लानिंग की वजह से। नेक्स्ट नंबर 5 है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। अगर हमने ढंग का ऑडिट प्लानिंग किया है ना तो आसानी से कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सकता है टीम मेंबर्स के बीच में। हम लोग प्रमोट कर सकते हैं ऑडिटर्स और क्लाइंट के मैनेजमेंट को, आसानी से समझा सकते हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप हो सकता है, ठीक है। फिर है प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम लोग ऑडिट प्लानिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि अगर हमको चेंजेस की जरूरत पड़ी तो हम लोग आसानी से चेंजेस भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं जब भी नए सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं। हम लोग कोई भी तरह के डायनेमिक का मतलब होता है बदलाव, जो भी बदलाव होते हैं बिजनेस कंडीशन में वो होते हैं तो आसानी से एडॉप्ट किए जा सकते हैं। बट कब? जब बिजनेस में ऑडिट प्लानिंग किया हो, जब क्लाइंट को हम लोग ऑडिट शुरू कर रहे हो उससे पहले हमने प्रॉपर प्लानिंग कर लिया हो तब। नेक्स्ट है बिल्ड्स प्रोफेशनल रेप्यूटेशन, यानी कि अगर हमने ऑडिट प्लानिंग किया है तो एक प्रोफेशनल रेप्यूटेशन हम लोग बिल्ड कर लेते हैं और जिससे कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है क्लाइंट के अंदर, शेयर होल्डर्स के अंदर और रेगुलेटर्स के अंदर कि भाई देखो ये जो ऑडिटर है ना वो तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करने के बाद ही ऑडिट शुरू करता है, तो एक बहुत अच्छी रेप्यूटेशन बिल्ड होती है। देन एनहेंस क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ऑडिटर जो भी रिपोर्ट बनाता है ना उसकी क्रेडिटेबिलिटी यानी कि उसका इंपॉर्टेंस, उसका हम ऐसा कह सकते हैं महत्व जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इस तरह से टोटल 7 पॉइंट हमने देखे ऑडिट प्लानिंग के सिग्निफिकेंस के। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने जो भी चीज आपको समझाई है, मीनिंग, स्टेप्स और इंपॉर्टेंस जो कि सिग्निफिकेंस कहते हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।